मुझे कितना आता है मैटर ये नहीं करता, मैं कितना लोगों को समझा पाया मैटर ये करता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे लोगों से जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कुछ सही नहीं है। हे गाइस, आई होप यू आर फैंटास्टिक एट योर प्लेस। आज का ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट। हमारी ये धरती 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की है और लगभग 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर एक 35 एकड़ का प्लॉट जिसके ऊपर लड़ाई होती है। क्या ये मुद्दा 3 धर्मों के बीच की लड़ाई का है या फिर इसमें एक इंटरनेशनल एंगल है जिसमें कुछ प्रॉस्परस कंट्रीज लाइक यूएस अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और ये मुद्दा किसी और कंट्रीज के बीच में है या फिर ऑयल इंटरेस्ट को लेकर है। ऑयल इंटरेस्ट मींस फॉसिल फ्यूल, मतलब अरब कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और यूएस का इंटरेस्ट उसको लेकर है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कई सारे चैनल्स में इस इश्यूज़ को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई। मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे। मैं ये खुद इशू इंटरनेशनल रिलेशन जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए पढ़ाता हूँ। लगभग 2 या 3 दिन लग जाते हैं इस इशू को कवर करने में। लेकिन दोस्तों, मुझे कितना आता है मैटर ये नहीं करता, मैं कितना लोगों को समझा पाया मैटर ये करता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में रहता है। 2 दिन में रिसर्च करके और किसी इशू के बारे में बोल देना, केवल उसकी कोर को बिना पकड़े या बिना न्यूक्लियस को पकड़े, ये थोड़ा सा सही नहीं है। मुझे थोड़ी सी दया आती है उन व्यूअर्स के ऊपर जिनको 10, 15, 20 या 30 मिनट उन्होंने दिया। अब उनको क्या मिला या क्या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता। अभी मैं यदि उनसे ये पूछ लूँ कि इजराइल का नाम इजराइल क्यों पड़ा, राइट, इजराइल कब पेपर पर एज अ कंट्री आया और आज की डेट में क्या यूएस का कुछ इंटरेस्ट है या केवल ये धर्म का ही मुद्दा है, तो शायद वो ब्लैंक हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे लोगों से जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कुछ वीडियोस बनाते हैं टॉपिक के ऊपर, ये सही यूपीएससी की तैयारी कीजिए, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए। आपके अंदर बहुत सारे रिसर्च के यदि एप्टीट्यूड है तो आप इस एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद फिर लोगों से बात कीजिए उस एकेडमिक्स इंटरेस्ट को जगा के अपने अंदर। एनीवे, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट मैं कितना आप लोगों को समझा पाया, जरूर इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इजराइल का नाम इजराइल क्यों पड़ा, हम इसके बारे में समझेंगे। फिर दूसरा, आज की डेट में ये जो इशू है, एक लाइन में यदि मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ वो करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, इसके आगे क्या हो सकता है और उसके बाद ये टॉपिक खत्म। दोस्तों, इजराइल जो नाम है वो इजराइल इसलिए पड़ा क्योंकि एडम एंड ईव जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और मोहम्मद तक के बीच का एक लिंक है अब्राहम। अब्राहम के जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था जैकब और जैकब का ही दूसरा नाम था इजराइल। इजराइल के 12 बच्चे हुए जो आज की डेट में जो यहूदी हैं जिन्होंने इजराइल बनाया हुआ है। 12 कबीले, 12 ट्राइब्स जो हैं वो उन्हीं 12 बच्चों से निकलते हैं जो इजराइल यानी कि जैकब के बच्चे थे। तो ये तो बात रही इजराइल की एक रिलीजियस एंगल के बारे में। उसके अलावा यहूदी धर्म की बात करें, सबसे पुराना है ये यहूदी धर्म। और जो बाइबल है जो सभी लोग जानते हैं, बाइबल के 2 इंटरप्रिटेशन हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में बिलीव करने वाले लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत कट्टरवादी हैं, जैसे मुस्लिम्स में सिया और सुन्नी होते हैं। तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट वाले हैं यही यहूदी लोग हैं। ये भारत में भी रहते थे। 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने आगे आके इजराइल को माना कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तब हमारे यहाँ पर जो यहूदी लोग रहते थे उसमें से लगभग 20 से 22 हज़ार लोग वहाँ पर चले गए, क्योंकि जिस भी देश में वो रहे उन्हें अपनापन उतना नहीं मिल पाया। तो उन्होंने यही बात सोची कि हम एक अलग से देश बनाएंगे। बात रही ये तो इजराइल की। आज की डेट में जो मुद्दा बनता है जो पैलेस्टाइन और इजराइल का है, ये मुद्दा है क्या, इसमें क्या अमेरिका का कोई रोल है? मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अमेरिका यानी कि अंकल सैम हमेशा जब भी मुस्कुराते हैं तो उनका अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। अमेरिका एक बहुत ठंडा देश है जिसको अपने आप को गर्म रखने के लिए फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होती है। फॉसिल फ्यूल उनके पास भी है लेकिन वो एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो डिपेंड रहते हैं अरब कंट्रीज़ के ऊपर, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के ऊपर। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यदि स्टेबल हो जाती हैं तो वो यूएस के ऊपर अपना डोमिनेशन बना लेंगी। रशिया उनको सपोर्ट कर देगा, चाइना उनको सपोर्ट कर देगा, तो यूएस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूएस ने इससे बचने की भी कोशिश की थी शेल गैस रिवॉल्यूशन के रूप में कि अपने ही लोकली वो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाएँ, लेकिन इन्वायरमेंट कंसर्न्स को लेकर उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो आज की डेट में यूएस के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो मन मांगे
दामों में ऑयल खरीदे उन लोगों से, या फिर उन लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझा के अपने काम बनाता रहे। इज़राइल एक इंक जेट पॉइंट है मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ी सी क्राइसिस पैदा रखने का, जिससे कि वो लोग इंस्टेबल रहें। आने वाले समय में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा डोनर है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड अमेरिका से ही आती है, और यूनाइटेड नेशन जो भी काम करेगा उसमें यूएस का कहीं ना कहीं हिडन इम्प्रिंट ज़रूर होगा। नाउ अभी यदि हम धर्म के ऊपर बात करें, ये 9 और 10 मई को ही क्यों आया? 9 और 10 मई को इसलिए क्योंकि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक फाइनल अपील की हियरिंग होनी थी, जिसमें फिलिस्तीनी जो परिवार हैं और ज्यूज जो परिवार हैं जो सेटल्ड एरिया हैं, उसमें 6 परिवारों को ज़मीन छोड़ के जाना था। और उसके साथ में रमज़ान के दिन जो नमाज अदा करनी होती है अल अक्सा मॉक्स, जिसके अंदर में जो यहूदी हैं, जो इजराइलीज़ हैं, उनको आने की परमिशन नहीं है, लेकिन एज ए टूरिस्ट वो लोग आ सकते हैं। तो 1967 में एक 6 डे का वॉर हुआ था, तब से वो उसे एक झंडा रैली के रूप में मनाते हैं। 9 मई को ये झंडा रैली निकलनी थी और अल अक्सा मॉक्स में नमाज पढ़ी जानी थी। तो फिलिस्तीनी, अरब्स एंड जो इजरायली यहूदी लोग थे वो आपस में टकरा गए। आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आपने सबसे पहले हमारे ऊपर पत्थर फेंके, या फिर ये फिलिस्तीनीज लोग हैं वो बोलते हैं कि आपने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके, या रबड़ के जो बुलेट्स हैं उनका फायर किया, ये एक बदबूदार एसिड हमारे ऊपर छोड़ा। तो बेसिकली सिविलियंस और एक आर्मी के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। इसी के बीच में एंगल आ जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लेम करती है कि हम फिलिस्तीन को, पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने गाजा स्ट्रिप का नाम सुना होगा। जो गाजा स्ट्रिप है वो आज की डेट में पूरा का पूरा हमास से कंट्रोल्ड है। कुछ कंट्रीज हमास को ये मानते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमास ने जो पैलेस्टाइन है उसके अंदर इलेक्शन भी जीता है और एक गवर्नमेंट भी बनाई है। लेकिन क्या हमास ने पैलेस्टाइन के अंदर सिविल वॉर नहीं किया? ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में ही लड़ पड़े कई बारी। तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका समझने के लिए आप पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान यदि इंडिया से हाथ मिलाना चाहे या फिर पीस टॉक में एंगेज होना चाहे तो आईएसआई उसे कभी नहीं होने देती। वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहेंगी कि पीस टॉक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सफल हो। ऐसे ही हमास भी करता है। हमास के अपने पॉलिटिकल माइलेज हैं। पैसा आता कहाँ से है उन लोगों के पास? क्या पैलेस्टाइन को कुछ अरब कंट्रीज सपोर्ट करते हैं जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं? आंसर इज यस। क्या उन्हें रशिया सपोर्ट करता है? आंसर इज यस। क्या चाइना उन्हें हिडन सपोर्ट देता है? आंसर इज यस। इजराइल को ये सपोर्ट कहाँ से आती है? इतनी मॉडर्न वेपनरी उनके पास कहाँ से है? इतनी बड़ी प्रॉस्परस इकोनॉमी तो है नहीं इजराइल। वो सारा का सारा पैसा आता है अमेरिका से। अमेरिका इसीलिए चाहता है कि धर्म के नाम पर उनकी प्रेजेंस बनी रहे। और यदि हम इतिहास की बात करें तो 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड हुआ था, जहां पर ये दोनों देश बिल्कुल करीब आ गए थे। इजराइल और पैलेस्टाइन ने एक दूसरे को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने की प्रॉमिस किया था, लेकिन वो बहुत दिन तक चल नहीं पाई। धर्म के नाम पर बार बार लड़ाइयाँ होती रहीं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इसको समराइज करके यदि हम देखें तो केवल एक ही बात देख सकते हैं कि धर्म का मुद्दा है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल एंगल है। यूएस हमेशा स्पॉन्सर करता रहेगा इस लड़ाई को। हमास जैसे ग्रुप जो टेररिस्ट आइडेंटिटी हैं वो अपनी हमेशा इंपॉर्टेंस को बना के रखेंगे, और ये आने वाले टाइम पर चलता ही रहेगा जब तक ऑयल प्राइसेस या ऑयल के कार्टल्स जो हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, जो ओपेक है, वो कुछ ना कुछ यूएस को ऐसा कंफर्ट कर दें या फिर कोई एग्रीमेंट हो जाए जिससे यूएस आने वाले सालों में एक फॉसिल फ्यूल जो ऑयल है उसको सप्लाई जो है आराम से एडिक्वेटली एक्सेस करता रहे। हमने इस इश्यूज़ के ऊपर जानने के लिए एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है उनसे बात की, जो केवल और केवल इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे पर ही फोकस रखते हैं। प्लीज़ लिसन टू हिम। विवाद उठा है, अभी की जो घटनाएं हुई हैं ये एक तरह से तो लंबी चलती आई लड़ाई का हिस्सा है, पर दो बातों ने इस बात को अभी जोर पकड़ा है। पहली, शेख ज़ारा करके एक छोटा सा नेबरहुड कह लीजिए जो कि जेरूसलम का हिस्सा है, जहां पिछले 70-80 साल से काफ़ी अरब आबादी रह रही है। इज़राइल ने एक गैर मौजूदगी वाले कानून का इस्तेमाल करके, जो कानून 1948 के बाद बना था,
वहाँ के कई बाशिंदों को घर खाली करने के लिए कहा है, और वहाँ जो नए घर बनेंगे वो यहूदियों के लिए बनेंगे। तो जो डर फ़िलिस्तीन के अरबों को है, फ़िलिस्तीन के अरब जिसमें कई मुसलमान हैं पर जिसमें कई ईसाई भी हैं, उनका डर ये है कि उनके आस पड़ोस की जगह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और वहाँ नए नए यहूदी घर बन रहे हैं। तो ज़मीन एक अहम मुद्दा है इसमें। ये मसला काफ़ी वक्त से कागजी तौर पे चल रहा था, इसमें कोर्ट की सुनवाई भी होनी थी। पर दूसरी चीज़ ने जिसने इसको एक तरह से कहिए कि आग में घी डालने का काम किया है, वो था एक दिन जिसको यहाँ मनाते हैं जेरूसलम दिवस के तौर पे। जेरूसलम दिवस यहूदियों और इज़राइल के बाशिंदों के द्वारा मनाया जाता है। ये अमूमन मई के दूसरे सप्ताह में आता है। इस साल वो 9 और 10 मई को होना था। ये वो दिन है जिस दिन इज़राइल के लोग, यहूदी धर्म के लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि जेरूसलम 1968 में एकजुट हो गया था। 1967 के पहले जेरूसलम दो हिस्सों में बटा था। आधा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के कब्ज़े में था और बाकी बचा हिस्सा इज़राइल के कब्ज़े में था। तो 1948 से लेके 1967 तक जेरूसलम, पूर्वी जेरूसलम जो अरबों का शहर माना जाता है, जो आने वाले फ़िलिस्तीन के शहर की, फ़िलिस्तीन के देश की राजधानी बनेगा, वो जॉर्डन के कब्ज़े में था। पर 1967 की 6 दिन की लड़ाई के बाद इज़राइल ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया और तब से लेके इज़राइल ने इसे अपना पूरा शहर माना है। इज़राइल ने इसे अपनी राजधानी घोषित कर रखा है और उस एकीकरण को ये एक झंडा रैली निकाल के मनाते हैं। तो इस वक्त जब झंडा रैली होनी थी तो झंडा रैली का होना और रमज़ान का ख़त्म होना एक साथ हो रहा था। तो जो लोग रमज़ान की नमाज के लिए इकट्ठा होते थे, उन्होंने, फ़िलिस्तीन के अरबों ने विरोध जताना चाहा और इज़राइल की पुलिस नहीं चाहती थी कि उस दिन कोई फसाद हो। तो इज़राइल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाके इतवार, शनिवार और सोमवार को जो भी भीड़ जुट रही थी नमाज के लिए, उसको इतर बितर करना शुरू किया। वहाँ कोई मौत नहीं हुई थी और जो झंडा रैली निकालनी थी उसको भी रद्द कर दिया गया। झंडा रैली नहीं निकाली गई और कम से कम जेरूसलम के अंदर चीज़ें पुलिस और इज़राइली जो सेना है वो काबू में कर रही है। इस बीच हमास, जो कि अपनी लड़ाई रॉकेट के सहारे हमेशा लड़ता रहा है, उसने कल से 300-500 रॉकेट इज़राइल के अलग अलग शहरों पे छोड़े और जिसमें पहली बार बहुत दशकों बाद ही ऐसा हुआ कि हमास ने रॉकेट जेरूसलम जैसे शहर पे दागे। और उस लड़ाई के चलते पिछले 24 घंटे में 26 से लेकर 30 फ़िलिस्तीन के लोग मारे गए हैं गाज़ा। तो दोस्तों, देखा आपने, इतने मॉडरेट तरीके से इन्हें बहुत कुछ पता है, इन्होंने ये रिवील नहीं किया है लेकिन ये समझा पाए आपको। तो यही मॉडरेसी की ज़रूरत है। एज अ स्टूडेंट हमें समझना है और अगेन ये मैसेज देना है उन लोगों को जो लड़ते हैं धर्म के नाम पर, वो ऐसा ना करें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पहले 2 हिस्सों में हुआ करता था और आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो चुके हैं। बीच में इंडिया है, ऐसा ही वहाँ पर है। बीच में इज़राइल है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड व्हाट्स मोर टू से। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करूँगा। बट एज ऑफ नाउ, बाय बाय।